Good evening, students. Let's start our paper. JEE Main, 7th January 2020, Shift 2, Evening Shift. पेपर इज मेमोरी बेस्ड, वो मैंने लिख रखा है. लेट्स स्टार्ट. देखिए, मैंने क्वेश्चंस लिख रखे हैं और आप लोगों को बताने. इन द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट ए एंड बी आर. रिएक्शंस दे रखी है. NaOH क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, एक प्रोडक्ट ए बनाता है, साइड प्रोडक्ट्स बना रहा है. CaOH होल ट्वाइस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट बी बना रहा है, साइड प्रोडक्ट बना रहा है. 4 ऑप्शंस भी दिए गए आपको. बेटा अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है. ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नीट वाले पेपर में आप लोगों को बताया था, जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था. तो हॉट एंड कंसंट्रेटेड के साथ जो रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में बनता क्या है, मैं यहीं पर मिटा के बनाए दे रहा हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी. क्या बनता है? NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O. बैलेंस करना चाहते हो तो कर लो, वैसे कोई जरूरत नहीं. आप बैलेंस करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 5 मोल्स ऑफ NaCl और ये हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ Cl2. ये 5 मोल्स और ये कितना हो जाएगा 3 मोल्स. ये रिएक्शन मैंने आपको पहले बताई थी, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और एनसीईआरटी बेस्ड है. पूरी एनसीईआरटी में दी गई सारी रिएक्शंस. समझ में आता है? आपको तो मेन प्रोडक्ट से मतलब था और वो ऑप्शन में आपको चूज करना. तो अगर आपसे बैलेंस नहीं भी हो रही है और आपको प्रोडक्ट भी मालूम है तो भी काम बनेगा, कहीं कोई दिक्कत. CaOH होल ट्वाइस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है बेटा इसके साथ. क्या बन रहा है बेटा? यहीं पे मिटा के लिख देता हूं, देखो. कह रहा है बनेगा CaOCl होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2. ये बन जाएगा. साइंटिस्ट कह रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना. चूज कीजिए बेटे. NaOCl बन रहा है? नहीं, NaClO3 बन रहा है. तो है किसी में? इसमें है NaClO3. लेकिन दूसरे वाले में इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो हो गया हमारा ए, ये तो कंफर्म हो गया. अब बी प्रोडक्ट CaClO3 होल ट्वाइस बन रहा है क्या? नहीं. तो फिर ये बी ऑप्शन नहीं हो सकता. क्या बन रहा है? CaOCl होल ट्वाइस. तो ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ये 4th ऑप्शन है. NaClO3 एंड CaOCl होल ट्वाइस. तो आंसर विल बी 4. ये दोनों ही पी ब्लॉक की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि याद कराई जाती हैं बार बार बोर्ड पर लिख के. आपको आसान सा क्वेश्चन है. इजी तो नहीं कहूंगा, रिएक्शन याद होगी तो आएगा, रिएक्शन नहीं याद होगी तो नहीं आएगा. तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर्ली एनसीईआरटी बेस्ड है, कहीं भागने की इधर से उधर जरूरत नहीं है. तो इसीलिए इनऑर्गेनिक में बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, हर पेपर डिस्कस कराते वक्त एनसीईआरटी पढ़ो. तो इसका टॉपिक है. एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में कहा है कि सर टॉपिक प्लीज लिख दीजिए. मैं लिखे दे रहा हूं. ये पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये क्लास 12th का पार्ट है आपका. ये भी लिखे दे रहा हूं मैं आपको फॉर द सीबीएसई, क्योंकि वो बच्चा सीबीएसई का है. उसने मुझसे कमेंट में कहा है कि सर मुझे टॉपिक भी चाहिए. मैं टॉपिक लिखे दे रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटे. आप जो है घर बैठ के तैयारी करो, बात बाकी मैं कर दूंगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है ग्लूकोनिक एसिड इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड बन रहा था, कुछ मालूम है क्या? किस में था? पहली बात तो मैं इसका वो लिखे दे रहा हूं. ये बेटा जो है आपका बायो मॉलिक्यूल
का क्वेश्चन और एक क्लास 12th का ही टॉपिक है, तो क्लास 12th लिखने की जरूरत नहीं। पी ब्लॉक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पी ब्लॉक का कुछ पार्ट क्लास 11th में, कुछ पार्ट क्लास 12th में, तो इसलिए मैंने लिख दिया। जरा देखिए क्या करना है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं जिससे मुझे जगह मिल जाएगी। देखो जब हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था ग्लूकोज में एक तो CHO है, बीच में 4 CHOH है, CHOH होल 4, और ये CH2OH, मतलब 4 सेकेंडरी अल्कोहल, एक प्राइमरी अल्कोहल और एक एल्डिहाइड। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बता रहा था। मैं फिशर की बात नहीं कर रहा, कुछ पूछा नहीं गया फिशर के बारे में, मैं बता दे रहा हूं। फिशर प्रिएक्शन बनाते हैं तो सिर्फ जो थर्ड वाला जो OH ग्रुप होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, बाद बाकी सारे राइट। चलिए क्या करते थे बेटा, अगर इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 ले लो आप, उसके साथ अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा था, और CHOH होल 4 जैसा का तैसा बन रहा था, और CH2OH बन रहा था, और इसी का नाम था ग्लूकोनिक एसिड। और अगर इसी की रिएक्शन HNO3 के साथ स्ट्रॉन्ग मीडियम में, मतलब HNO3 क्या है, ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, ऐसा क्यों है बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नाम का जो टॉपिक है उसमें पढ़ाया गया है कि जब सेंट्रल एलिमेंट, मैं सेंट्रल मेटल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सेंट्रल एलिमेंट हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे H2SO4, इसका +6 ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। KMNO4, Mn+7, Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मैं कह रहा हूं कि जो है K2Cr2O7, क्रोमियम +6 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरीके से HNO3, नाइट्रोजन +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेटा क्या होगा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव करे तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, COOH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का क्या मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे। तो जरा चारों स्टेटमेंट पढ़ो, मैंने ये रिएक्शन आपको याद दिला दी। ग्लूकोनिक एसिड तो ये इज ए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक कौन से होते हैं, अभी भी मैंने आप लोगों को बेसिक ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, उसमें मैंने कॉमन नेम्स में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की थी। ओम्स गैप ऑक्सिलिक एसिड, मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हों, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें भी 2, तो क्या इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, नहीं, तो ये बात तो गलत। कह रहा है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये देख लेना करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, ध्यान रखना करेक्ट पूछा। ग्लूकोनिक एसिड कैन फॉर्म साइक्लिक एसिटल हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। बेटा साइक्लिक एसिटल या हेमी एसिटल, पहले तो बताओ एसिटल और हेमी एसिटल क्या होते हैं। एसिटल और हेमी एसिटल, पहले तो हेमी एसिटल बनेगा फिर एसिटल बनेगा। जब भी एल्डिहाइड्स अल्कोहल से रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट मोल हेमी एसिटल बनाएगा और सेकंड मोल एसिटल बनाएगा। तो क्या ग्लूकोनिक एसिड में एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप हैं, नहीं है, तो क्या ये बनाएगा, नहीं बनाएगा, फालतू बकवास है, कोई ग्लूकोनिक एसिड इज पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, जी हाँ, then the answer is फोर्थ भी पढ़ेंगे। ग्लूकोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद HNO3। ऐसा होता है क्या, नहीं, HNO3 के साथ हमको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। इस रिएक्शन को लिख लो बेटा। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 3,
For the reaction 2H2 gas plus 2NO gas, reversible N2 gas plus 2H2O gas, the observed rate expression is RF is equal to KF NO2 square H2. ये दिया गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, आप देख रहे हो इसमें गड़बड़ की गई है। तो भाई अगर डायरेक्ट लॉ लिखा जाता तो NO2 स्क्वायर और H2 स्क्वायर लिखा जाता। इसका मतलब कोई एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन में कुछ ना कुछ उनकी वैल्यूज चेंज हुई, और सच्चाई तो यही है कि जो रेट होता है वो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड ही वेरीफाइड होता है। तो चलो ये जो कह रहा है हम तो कुछ कर नहीं सकते, ये कह रहा है ये है तो है। कह रहा है द रेट एक्सप्रेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रिया की बात कर लेते हैं। जरा बेटा बात करो कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रिया फॉर दिस रिएक्शन। तो जरा यहां निकाल लूं बेटा, अगर मैं के इक्विलिब्रिया बताऊं तो दैट इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। मैं ऐसे लिख देता हूं, सॉरी, के एफ अपॉन अब यहां पर हमको आर एफ की वैल्यू दी गई। पहले तो ये निकाल लो क्या है, जरा मैं इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहा हूं, के इक्विलिब्रिया इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू H2O का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 का स्क्वायर इंटू NO का। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। देखिए बच्चों, इस के इक्विलिब्रिया को मैं लिख सकता हूं के एफ अपॉन के बी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? जरा बेटा करके देखो कुछ आ रहा है क्या? हाँ आ तो रहा है। इसमें मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा जितनी की जरूरत है, तो ये आ जाएगा के एफ इंटू H2 की पावर 1 दी गई है तो एक यहीं छोड़ दो, और NO का स्क्वायर दिया गया तो NO का स्क्वायर इधर ले आओ। बोलो भैया, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ बेटे? के बी उधर ले जाओ, के बी मैं नीचे लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू के बी इंटू N2 इंटू H2O का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2। इतना ही तो हो जाएगा। और वो रिवर्स रिएक्शन के लिए बात कर रहा है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये वाला तो वैल्यू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इसने दी गई थी, तो इक्विलिब्रियम केस में यही वाली वैल्यू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी मानी जाएगी। इसका मतलब यहां पर मैं इजीली लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू आर बी। क्यों? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को बराबर होगा तभी तो इक्विलिब्रिया आएगा, और हम तो के इक्विलिब्रिया की तो बात कर रहे हैं। तो एक के इक्विलिब्रिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा या नहीं होगा? तो रेट ऑफ बैक और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो आरबी भी किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी।
जरा क्या ये देखो, ये आंसर दिया गया। देखो बेटा एक बार दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा समझो। इक्वेशन ये थी, इसके लिए मैंने के इक्विलिब्रिया निकाल लिया, के एफ बाई के। और ये कब होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन? तो यहां लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रिया आर एफ बराबर आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैक। के एफ बाई के बी कैसे क्या निकालेंगे, जरा इधर जरा ध्यान से देखिए। के एफ इंटू NO2 का स्क्वायर इंटू H2, और KB के लिए क्या हो जाएगा, H2 नहीं सॉरी, ये इक्वेशन से है, NO का स्क्वायर इंटू H2 का स्क्वायर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, H2O का स्क्वायर इंटू N2। तो यहां मैंने लिख दिया प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ये कैसी आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा जो इसने वैल्यू दी थी, ध्यान देना इसमें, इसने जो वैल्यू दी है वो वैल्यू से को ही लेके चलना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली इसकी वेरीफाइड वैल्यू, तो हमने जो है वही वैल्यू यहां रख ली। तो हमको क्या मिला, KB कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू H2O का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का अपॉन H2। तो टोटल आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन ही लगा रहे हो, लेकिन समझदारी से, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसे इसने कह दिया कि आर एफ के एफ इज इक्वल टू इतने, तो तुमने भी उल्टा लगा दिया, आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू N2 इंटू, आइडियल कंडीशन नहीं है, ये आइडियल कंडीशन नहीं दिखा रहा। इसलिए जो ये कह रहा है एक्सपेरिमेंटली वैल्यू वही रखनी पड़ेगी। समझ बात आ रही है? तो बेटा देखो जरा, ये वैल्यू कहीं आ रही है क्या आपकी, बाई H2 बाई दैट इज द फोर्थ। KB concentration of N2 into concentration of H2 का स्क्वायर अपॉन H2, KB into concentration of N2 into concentration of H2 का स्क्वायर अपॉन H2। तो what will be the answer? The answer will be 4। समझ में आता गई नहीं होगी? ये इक्विलिब्रिया से अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एक टफर साइड है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर बच्चे ने थोड़ी भी गलती कर दी और डायरेक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, मैंने शुरुआत में समझाते समय इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन की कहीं कोई बात की नहीं है, क्योंकि दिमाग में ऐसा ना पहुंच जाए, पहले से दिमाग में बैठ जाता है बच्चे के लॉ ऑफ मास एक्शन, मामला खत्म। उसने पहले दे रखा है, तो जो उसने दे रखा है हम वी कैन नॉट चेंज द क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रख लीजिए। समझ में आता गई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इसको पॉज करके लिख लो और मैं मिटा के नीचे वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसको पॉज करके लिख लीजिए। Question number 4. Number of possible optical isomers for the complex होना चाहिए बेटे, complexes, ठीक है, Ma2B2 with sp3 and dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहली बात तो ये कौन से चैप्टर से है? तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्लास 12 उस चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आसान है। Ma2B2 कॉम्प्लेक्स है, Ma2B2 कह रहा है एक बार ये sp3 है और एक बार ये dsp2 है, यहां हो सकता है। कह रहा है इफ A एंड B, जो A और B जो लिगेंड दिए हैं, आर यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स। यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड है, कोई गड़बड़ होने के चांसेस खत्म कर दिए, बहुत बढ़िया बात। बाइडेंटेड की कोई बात नहीं कर रहा, कोई साइक्लाइजेशन नहीं हो रहा, कोई चिलेशन नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं। Ma2B2 बेटा जरा बनाओ, मेरे साथ बनाइए, sp3 M A B, दैट इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स किरलिटी कहीं दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब सिमेट्री इज अवेलेबल। तो सिमेट्री अगर अवेलेबल है इस केस में तो क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इस केस में कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहां पर भी सिमेट्री अवेलेबल होगी, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वैसे भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती है, लेकिन इसमें तो अब ये किरलिटी कोई ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो हमारा कहना बहुत मुश्किल है और हमारा आंसर होगा नो। DsP2 इज स्क्वायर प्लेनर, ये मालूम है ना, मैंने बोल दिया टेट्राहेड्रल। बनाओ बेटा मेरे साथ, M A, कोई बना लो सिस या ट्रांस, मुझसे क्या है, A B B। क्या इसमें कोई सिमेट्री है? खूब सारी सिमेट्री है। क्या ये क्या है? जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है इसमें, भाई 20 से काट देंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें अवेलेबल, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं भैया। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ना, तो वैसे तो बेटा हम लोग डायरेक्टली लिखा देते हैं कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस रेयरली शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर न्यूट्रल, ये जो दिया गया इसने A एंड B आर यूनिडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स, तो बेटा रेयरली शो। और बाइडेंटेट का अगर आता भी तो जो साइन आता वो कुछ ऐसा आता, MA होल ट्वाइस या AB होल ट्वाइस, ऐसे कुछ आता। तो ये सब क्वेश्चंस आपको काफी कराए गए क्लास में, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो न तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ है और ना ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के साथ है, दोनों में ही सिमेट्री पाई जा रही है, तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। तो sp3 वाला भी 0 और DsP2 वाला भी 0। व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर विल बी सेकंड। क्लियर बेटा? इसको उतारिए, मैं आगे बताता हूं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन है अमॉन्ग द फॉलोइंग विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन भी दिए गए बेटा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा क्योंकि फिर नीचे जगह नहीं बचेगी मेरे पास समझाने के लिए। टिक लगाने हैं आपको, ऑप्शन एक ही सही होगा। तो उसने पेयर बना रखे हैं A B B C C D A D, इस तरीके से पेयर बना रखे हैं। तो मैं इनमें से बता देता हूं एक एक करके। ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हो, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट थर्ड कॉम्प्लेक्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे तो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि जब कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे होते हैं तो डेल्टा O की वैल्यू हाई हो जाती है। अब ऑक्टाहेड्रल इसलिए डेल्टा O, इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी किससे? P इज पेयरिंग एनर्जी। तो अगर डेल्टा O की वैल्यू हाई हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन कूद नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन T2G से Eg लेवल को पहुंच नहीं पाएगा। तो नहीं पहुंच पाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी। बेटा अगर पेयरिंग हो जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या ज्यादा? कम हो जाएंगे। और ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंटम हाई, तो ये बात गलत है, मैग्नेटिक मोमेंटम हाई नहीं हो सकता, ये बात गलत। अगला, when डेल्टा O is less than P, अब ये कह रहा है कि डेल्टा O छोटा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो आप जानते हो ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये T T2G
और ये Eg, यहां 3 और यहां ये 2। तो अगर डेल्टा O की वैल्यू क्या कह रहा है, छोटी है, तो छोटी है तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट कर जाएगा? यस, एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो कह रहा है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इसी कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स निकाल लेते हैं बेटा, कोबाल्ट है ना और 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया 3d6। बोलो बेटे 3d6 में क्या काम कर देंगे बेटे हम लोग, 1 2 3 4 5। तो अगर बैरी सेंटर की बात करें, बैरी सेंटर मतलब पिछली बार बताया था मैंने आपको, बैरी सेंटर मतलब द सेंटर वेयर द फील्ड इज सपोज टू बी स्फेरिकल, लेकिन फील्ड कैसा, ऑक्टाहेड्रल, तो स्प्लिटिंग होगी डी ऑर्बिटल की। जी हां, स्प्लिटिंग होगी, डी सबशेल विल स्प्लिट और डी ऑर्बिटल्स के 2 पार्ट्स, डी सबशेल के 2 पार्ट आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर, T2G और E। कैसे भरे जाएंगे, कह रहा है कि डेल्टा ओ छोटा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये गैप छोटा है, तो एक्साइटेशन हो जाएगा। तो पहले क्या भरा जाएगा, एक ये कह रहा है 1 2 3 भर दिए। इसके बाद क्या हो जाएगी, पेयरिंग, नहीं पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ छोटा है तो पेयरिंग नहीं हो पाएगी। क्या हो जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, एक्साइट करते ही कहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। फिर क्या होगी, फिर पेयरिंग होगी नीचे, तो फिर एक बचा इलेक्ट्रॉन, उस एक की पेयरिंग हो जाएगी। तो जरा T2G में इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, कितने 4, EG में कितने बेटा 2। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सही है, हाँ बिल्कुल, जो कॉन्फ़िगरेशन वो दे रहा है उसे, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही। कह रहा है फॉर COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। बेटा COEN होल थ्राइस का मतलब हो गया EN बाइडेंटेट लिगेंड है, और अगर बाइडेंटेट लिगेंड है तो एक EN यहां, एक EN यहां और एक EN यहां, 3 चिलेटिंग रिंग्स बन जाएंगी इसमें। चलिए भैया, कॉम्प्लेक्सी किलेट हो गया। डेल लैम्डा एब्जॉर्ब वेवलेंथ की बात कर रहा है, वेवलेंथ एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, हम जानते हैं। लैम्डा एब्जॉर्ब छोटा होगा मतलब एनर्जी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लैम्डा एब्जॉर्ब इन COF6। आपको मालूम है कि फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है, लैम्डा एब्जॉर्ब इसका ज्यादा होगा। समझ में आता है कि क्योंकि इसकी जो न्यू है वो कम होगी, एनर्जी कम होगी, तो ठीक है, ये बात भी सही। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, इफ डेल्टा ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैल्यू दी गई है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर कोबाल्ट 3 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद द सेम लिगेंड्स, कह रहा है लिगेंड वही डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी लिगेंड भले वही हो, लिगेंड मतलब लिगेंड की जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में चेंज नहीं किया गया, कोई दूसरा लिगेंड नहीं लगाया गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन में तो डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि डेल्टा टी का मतलब तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 लिगेंड तो नहीं ले सकते, 4 ही लिगेंड लगेंगे, तो कह रहा है डेल्टा टी 16,000 हो जाएगी। बेटा इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो जरा लगा के देखते हैं, 4/9 इंटू कितना 18,000, 18,000 ये आ गया 2,000, 2 4 जा 8, तो दैट विल बी इक्वल टू 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो क्या ये वैल्यू सही है? नहीं, 16,000 कहां से 8,000 होनी चाहिए, ये वैल्यू गलत है, तो आपका ऑप्शन गलत कौन सा है बेटा, डी वाला भी गलत।
मतलब एग्जैक्टली बात होगा ए भी गलत है और डी भी गलत है, तो जिस ऑप्शन पे आप टिक लगाओगे वो ऑप्शन होगा ए एंड डी आर रॉन्ग। ए और डी क्या है? गलत है। इसको लिख लो बेटा, आगे बताता हूं। देखिए बच्चों, A very good question from the organic chemistry, the reaction mechanism part, aromatic, electrophilic substitution reaction, and the reaction which is asked is Friedel-Crafts reaction. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। चलिए, एनहाइड्रस AlCl3 अपने आप लगाओ यार। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन देते हैं? जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। इसका मतलब एराइल हैलाइड्स और विनाइल हैलाइड्स। एराइल मतलब ये, क्योंकि इसमें तो लोन पेयर है और लोन पेयर रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी लोन पेयर है और लोन पेयर रिजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, एराइल और विनाइल ये दोनों के दोनों जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज या आर पॉसिबल। समझ बात आ रही? मैंने नीचे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा था, तो मैं रिएक्शन समझा दूंगा आप लोगों को। अब बेटा ये दोनों बातें समझ में आ गई कि ये एराइल और ये विनाइल ये दोनों हैलाइड ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देंगे। अब क्वेश्चन आता है बी, ऑप्शन बी। अब बी ऑप्शन जरा ध्यान से देखो। क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी? जरा करो। क्लोरीन अगर AlCl3 से रिएक्ट करे तो AlCl4 पे निगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल डेवलप कर रहा। तो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है? हाँ, क्लोरोबेंजीन बन सकता है। एक्सिस में है तो और बन सकता है। क्या सारी पोजीशन घेरी जा सकती हैं? यस, जितना ज्यादा एक्सिस में होगा मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? चूंकि एक्सेस में दे रखा है इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर डी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनहाइड्रस AlCl3 ये बॉन्ड ब्रेक डाउन कर जाएगा एलाइलिक कार्बोकैटायन एंड दिस इंटरमीडिएट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट है तो क्या ये इस रिंग पर एक्शन करेगा? यस, फेयर एक्शन। क्या ये कंपाउंड बनेगा? वेरी गुड, यस, यही कंपाउंड बनेगा, फेयर एक्शन करेगा। ये क्या करेगा? यहां से ये H यहां से निकलेगा और ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। मैं कितना समझाऊं? देखो थोड़ी सी बता देता हूं। वैसे मैंने पिछले बारे उसमें ये बताई थी बेटा आप लोग, इस तरीके की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये पॉजिटिव है, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो पहले क्या बन जाएगा बताओ? ये तो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और यहां से H निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? याद आई मैकेनिज्म? ये मैकेनिज्म। तो इसमें डी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बेटा जो इसमें ऑप्शंस दिए गए थे उसमें एक ऑप्शन था बी एंड डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो बेटे, आंसर विल बी बी एंड डी बोथ रिएक्शंस आर पॉसिबल। पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी? बी भी पॉसिबल होगी और डी भी पॉसिबल। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन बताता हूं।
तो मैं इसको मिटाऊंगा, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फ्रीज करो और उसके बाद मैं मिटा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। This question is from redox reaction class 11th. देखो बेटे, मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री का है। इतना बेस तो बच्चे को होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, कौन सी रिडक्शन है, कौन सी रिडॉक्स है, कौन सी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये तो होना चाहिए। कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये जानकारियां, ये बेसिक केमिस्ट्री है। और बड़ा प्यारा सा सवाल है, देखिए, reaction which of the following is redox reaction? The reaction in which the oxidation reduction both the processes are taking place simultaneously is known as redox reaction. Reaction of COH2O whole 6 Cl3 with AgNO3 कराओ भैया। COH2O whole 6 Cl3 plus AgNO3। बेटा 3 मोल यूज होंगे और सभी लोग जानते हो 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसी तरीके से वर्नर ने अपनी थ्योरी प्रेसिपिटेशन के बेसिस पर दी थी। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये बाहर लगे हुए हैं, ये सारे आयनाइजेबल वैलेंसीज हैं, ये सारी प्राइमरी वैलेंसीज हैं और ये सारी की सारी प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। तो क्या ये रिएक्शन रिडॉक्स है? नहीं नहीं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स नहीं। फॉर्मेशन ऑफ O3 फ्रॉम ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सभी लोग जानते हैं 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2O3 में कन्वर्ट होता है। इट इज ए रिडॉक्स? ना, कोई रिडॉक्स नहीं, नो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन N2 विद ऑक्सीजन प्लस O2 क्या बनता है? NO बनता है। बेटा एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो निगेटिव ऑक्सीजन शो करेगा, ये दोनों तो जीरो शो करेंगे। ये निगेटिव करेगा, ये पॉजिटिव करेगा, तो नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो सीधी सीधी बात है बेटे, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? जी हां, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है। तो यस, दिस रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगला, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद NaOH। अगर बेटा मैं H2SO4 की NaOH से रिएक्शन करा दूं, न्यूट्रलाइज कर जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, Na2SO4 बन जाएगा। जो सॉल्यूशन बनेगा, अगर दोनों के इक्विवेलेंट बराबर है तो सॉल्यूशन की पीएच आ जाएगी 7। समझ में आता कि नहीं आगे? और किसी का ज्यादा है तो एसिडिक या बेसिक भी आ सकती है, कहीं कोई वो नहीं। लेकिन इट इज ए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या रिडॉक्स है? नहीं, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द आंसर विल बी थर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन विद डाई ऑक्सीजन इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं।